चुड़ैलों का मछली बाजार। सीता गीता दोनों जुड़वा बहनें अपने बीमार पिता हरीश के पास बैठी थी। एक उसका सिर दबा रही थी तो एक उसके पैर दबा रही थी। कितने दिन हो गए हैं गीता, पिताजी अभी तक बीमार हैं। जल्दी से भगवान जी उन्हें ठीक कर दें। माँ ने तो पैसे देने से इनकार कर दिया। तू परेशान मत हो सीता, डॉक्टर ने बोला है ना, हमें थोड़े से पैसे जमा करने होंगे जिससे पिताजी की आंखों का ऑपरेशन हो जाए। सही बोला तूने, मोतियाबिंद की वजह से पिताजी के शरीर में भी इस उम्र में दर्द रहता है। बस बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? बेटियां कभी पिता के पैर नहीं छूती न दबाती है। मेरी फिक्र मत करो बेटा। पिताजी, आपकी सेवा करना हमें बहुत अच्छा लगता है। सेवा की बच्ची, तुम दोनों यहाँ कब से बैठी हो? जाओ और जाकर मछलियाँ पकड़ो, शाम के खाने में आज वही बनाऊंगी। अगर नहीं लाए तो तुम दोनों को खाना भी नहीं दूंगी। ये तुम कैसी बात कर रही हो मोहना? बच्चों से कोई ऐसे बोलता है क्या? रोज खाने का इंतजाम तो वही करती हैं। अरे शर्म करो। तुम कुछ भी मत बोलो, खटिया पकड़कर लेटे रहो। वैसे ही रहो, घर का खर्च मुझे देखना है, मैं देख लूंगी। चलो जाओ तुम दोनों यहाँ से, और बड़ी मछली लाना। जी माँ। पिताजी, आप अपना ख्याल रखना। ये कहते ही दोनों बच्चियां मछली पकड़ने जाल लेकर नदी किनारे पहुंच जाती हैं और जाल फेंककर दोनों पत्थर पर बैठ जाती हैं। फिर मछली का चारा डालकर मछलियों को खींचकर निकालती है और बाल्टी में डालती हैं। ये ले सीता, एक और मछली हाथ लग गई। जल्दी पकड़, हिल रही है। हाँ पकड़ ली। यार, हमारी सौतेली माँ हमारे साथ ऐसा क्यों करती है? गीता, मैं कुछ बोल रही हूँ, सुन क्यों नहीं रही है? अरे मैं तो ये सोच रही हूँ, पिताजी का आंखों का कैसे ऑपरेशन होगा? इतने पैसे कैसे आएंगे? हाँ, सबसे ज्यादा पिताजी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि छोटी माँ हमारा ख्याल नहीं रखती और पिताजी को कैसे बोलती हैं। हमें ही पिताजी के लिए कुछ करना होगा। मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम इस नदी से मछलियाँ पकड़कर मंडी में इन मछलियों को बेचें और उनसे जो पैसे मिलेंगे उससे हम पिताजी का इलाज करवाएंगे। और हाँ, माँ को नहीं बताएंगे। तूने बिल्कुल सही कहा। और अगर माँ को पता चला तो वो हमसे ये पैसे भी छीन लेंगी। तो चलो अभी मछलियाँ इकट्ठा कर लेते हैं, उनमें से 2-4 छोटी माँ को जाकर दे देंगे। ये कहते ही दोनों मछलियां पकड़ने की कोशिश करती हैं। कुछ ही देर में बहुत सारी मछलियां पकड़कर जमा कर लेती हैं। घर जाकर दोनों मोहना को वो मछलियां दे देती हैं और फिर बाजार में मछलियां बेचने चली जाती हैं। आइए आइए सभी लोग, आइए मच्छी लीजिए। मच्छी, ताजी ताजी मच्छी, छोटी मच्छी, बड़ी मछली। आइए आइए और खाने में फिश फ्राई, फिश कटलेट बनाइए। सुनो जरा, मुझे आगे वाली सारी मछलियां दे दो। ये लो पैसे जी, ये रही आपकी ताजी ताजी मछलियाँ। दोनों कुछ ही घंटों में मछलियां बेचकर नदी के किनारे आकर पेड़ के पास गड्ढा करके वहीं पैसे दबा देती हैं और कहती हैं, चलो अब से पैसे यहीं जमा करके डालेंगे हम। तभी पानी में कोई हलचल होती है। अरे पानी में कोई हलचल हो रही है, मुझे लग रहा है कोई बड़ी मछली है। चल चल उसे पकड़ते हैं, घर ले जाएंगे। हाँ चल। दोनों ऐसे ही अपना मछली का जाल लेकर उस पानी में डालती हैं और खींचती हैं कि जाल पर ज्यादा जोर पड़ता है और दोनों नदी में ही गिरकर मर जाती हैं। दोनों चुड़ैल जब बाहर आती हैं तो कहती हैं, अरे यार, वो तो कुछ भी नहीं था, लकड़ी में जाल फंस गया हमारा। सही बोला तूने, और उसकी वजह से उनके सर में चोट भी लग गई। पर कोई बात नहीं, अब घर चलते हैं। दोनों जैसे ही घर जाने के लिए होती हैं कि पानी में उन दोनों को अपनी लाश तैरती हुई दिखाई देती है और घबरा कर वो कहती हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? हम दोनों मर चुके, हमारी लाश। अब हम क्या करेंगे? बाबा का इलाज कैसे होगा और उनका ध्यान कौन रखेगा? क्या हम इस रूप में नहीं जा सकते? नहीं, हे भगवान, हमारे पिताजी बहुत परेशान होंगे। हमें उनके लिए ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ने हैं। आप हम पर दया कीजिए कि हम दोनों इंसानी रूप में अपने पिताजी के साथ कुछ समय रह पाएं। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे, आप हमें अपने साथ ले जाना। सीता की प्रार्थना सुनते ही आकाश से एक तेज रोशनी उन दोनों बहनों पर पड़ती है और दोनों इंसानी वेश में आ जाती हैं। शुक्रिया भगवान जी, आपने हमारी बात सुन ली। चलते चलते हमें बहुत लेट हो रहा है, छोटी माँ गुस्सा करेंगी हम पर। कुछ देर बाद दोनों घर पहुँच जाती हैं। तभी गुस्से से मोहना कहती है, 4 घंटे हो गए तुम्हें, इतनी देर से कहाँ थी? घर की जिम्मेदारी भूल गई हो या घर के काम भूल गई हो? कौन करेगा? चलो काम पर लगो। जी माँ, हम अभी आते हैं।
ये बोलकर दोनों अपने जादुई शक्तियों से सभी घर के काम निपटा देती हैं। तभी मोहना कहती है, क्या कर रहे हो तुम दोनों? या चुपचाप बैठकर काम कर लिया सारा? हाँ माँ, सारा काम हो चुका है। ठीक है, जाओ जाकर खाना खा लो और अपने पिता को भी खिला देना। जी माँ। ये बात सुनकर जैसे ही सीता अपने पिता और अपनी बहन के लिए खाना परोसकर खाती है तो उसके मुंह में कंकड़ आ जाता है और वो बोलती है, इसमें तो कंकड़ है, दांत में लग गई। क्या? मेरा प्लेट का सही होगा। इसमें भी कंकड़ है। अच्छा हुआ हमने पिताजी को ये खाना नहीं खिलाया, वरना वो तो परेशान हो जाते इस उम्र में। माफ करना भगवान जी, लेकिन आपकी शक्तियों से हम पिताजी को खाना बना के देंगे। ये तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रही हो बेटा? कुछ नहीं पिताजी। तभी दोनों शक्तियों से खाना बनाकर हरीश को खिला देती हैं, जिसके बाद वो सो जाता है। गीता, यहाँ पर छोटी माँ नहीं है, चल हम दोनों मछली पकड़कर बेचते हैं। पिताजी की आंखों का ऑपरेशन कराना है ना, तो पैसे भी चाहिए। इस तरह दोनों बहनें इंसानी रूप में रहकर भी अपनी चुड़ैल शक्तियों से मछलियों को जल्दी पकड़कर मंडी में चली जाती हैं और बेचते हुए कहती हैं, मच्छी ले लो, मच्छी, ताजी ताजी मच्छी ले लो, आओ बढ़िया बढ़िया बनाकर खाओ। जल्दी आइए, मछलियाँ ले जाइए, 3 बड़ी मछली के साथ 1 मछली बिल्कुल फ्री। जल्दी जल्दी आइए। मुझे वो 3 बड़ी मछली दे दीजिए, ताजी तो है ना? जी जी ले जाइए। चलिए चलिए, ताजी मछलियाँ खत्म कर दीजिए। मछली जल की रानी है, खाना हमको जरूरी है। कढ़ाई को हाथ लगाया तो जल जाओगे, मछली को कांटे के साथ खाया तो मर जाओगे। अरे सुनिए, मुझे ये सारी मछली दे दीजिए, आज मेरे घर में पार्टी है। जी बिल्कुल, ये लीजिए, इसका दाम 300 रुपए हुए। अशोक सारी मछलियाँ लेकर चला जाता है। तभी गीता चुड़ैल कहती है, हमारी मछली खत्म हो गई, अब क्या हम दोबारा नदी किनारे जाएं क्या? नहीं नहीं, जादू से ही मछली ले आते हैं, ठीक है? दोनों चुड़ैल बहनें अपने जादू से ही और मछलियाँ लाकर बाजार में लोगों को मछलियाँ बेचने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक वो करती हैं और जब उनके बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो अपने पिताजी से कहती हैं, पिताजी आप ठीक तो है ना? खड़े हो जाइए, हम आपको कहीं ले जा रहे हैं। पर बेटा, कहाँ ले जा रहे हो? हम आपका ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। पर तुम पर पैसे कहाँ से आए? तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें देने से मना कर दिया था। पिताजी, हमने अपनी मेहनत से मछलियाँ बेचकर पैसे कमाए हैं, अब आप चलिए, उसके बाद हम आपको जरूरी बात बताएंगे। ठीक है, चलो। कहाँ जा रही हो तुम दोनों इन्हें लेकर? माँ, आप पिताजी का ऑपरेशन कराने हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप भी आ जाइए। मुझे नहीं आना, तुम ही जाओ। और पैसे कहाँ से लाई हो? चोरी करी है क्या? खैर मुझे क्या। दोनों चुड़ैलें अपने पिता को हॉस्पिटल ले जाती हैं, जहाँ डॉक्टर उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करता है। कुछ देर बाद उसका ऑपरेशन हो जाता है। 2 दिन बाद उसकी बेटियां उसे घर लाती हैं। अपने असली रूप में वो आती हैं। चुड़ैल, चुड़ैल हरीश, तुम्हारी दोनों बेटी चुड़ैल हैं? यही बात हम आप दोनों को बताना चाहते थे छोटी माँ। पिताजी, हम आपसे कुछ कहना चाहती हैं। वो पिताजी, हम दोनों मर चुकी हैं। पैसे कमाने के लिए हम मछलियाँ पकड़ रही थी और नदी में फिसलकर गिर गई। ये हमारा असली रूप है। क्या इतना सब हो गया? मेरी आंखों के लिए तुमने अपनी जान दे दी बेटा। माफ करना पिताजी, पर अब हम दोनों को यहाँ से जाना होगा हमेशा के लिए, इसलिए आप अपना ख्याल रखना। बेटा रुको, जाने से पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ आज तक जो भी बर्ताव किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुमने मरकर भी अपना फर्ज निभाया और मैं जिंदा होकर भी ना निभा सकी, पर अब वादा करती हूँ तुम्हारे पिता का बहुत ख्याल रखूंगी। शुक्रिया माँ, अपना ख्याल रखना पिताजी। ये कहते ही दोनों के सिर के ऊपर एक रोशनी आती है और वो दोनों हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त हो जाती हैं। जादुई सोना शहर। जैसे ही बबीता अपनी 5 साल की बेटी कनक के साथ बुलंदशहर स्टैंड पर उतरती है तो कनक कहती है, लगता है माँ ये सोना शहर है। जरा देखो तो, हर एक इंसान सर से लेकर पाँव तक सोने में लदा हुआ है और यहाँ हमारे पास खाना खाने को एक पैसा तक नहीं। इस शहर की तरह ही इन सभी रईसों का भाग्य बड़ा ही बुलंद है, तभी तो इन सभी के तन सोने से सजे हुए हैं। दोनों माँ बेटी अपनी पोटली पकड़े हुए वहाँ से चलने लगती हैं।
चलते हुए दोनों मीलों की दूरी पार करके एक रिहायशी इलाके में दस्तक देती हैं। तभी बबीता जैसे ही डोरबेल बजाती है, गहनों में सजी धजी रईस सनाया दरवाजा खोलती है। कहो, क्या काम है? मेम साहब, काम की तलाश में शहर आई हूँ। कोई काम काज हो तो कहिए। काम तो इतना है कि तुम कर नहीं पाओगी। पहले पूरा घर अच्छे से देख लो, परख लो, उसके बाद बताना। दोनों घर के भीतर घुसकर चारों ओर निगाह दौड़ाने लगते हैं, जहाँ संपूर्ण विलासिता की वस्तुएं शुमार थी। मेम साहब, मैं सारा काम निपटा लूंगी। बदले में पूरे काम का ज्यादा नहीं, 5,000 पगार लूंगी। अरे पागल हो गई हो? 5,000 पगार, वो भी पहले महीने में? ना बाबा ना, मैं सिर्फ 1,500 रुपए दूंगी। मेम साहब, आप तो इतनी अमीर हैं, सर से पांव तक सोने से लदी हुई हैं। अब 5,000 की पगार से आपके घर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मुझ गरीब माँ और मेरी बेटी का पेट भर जाएगा। अब तो माँ बेटी का पेट पहाड़ है तो मैं भला क्या करूँ? पगार में मैं 1,500 से एक पाई ज्यादा नहीं दूंगी। मेम साहब, इस महंगे शहर में रहने के लिए एक झुग्गी झोपड़ी भी 2,000 से नीचे की नहीं होती। अगर 100 रुपए में भी हम अपना पेट भरेगा तो 5,000 चाहिए। अरे रे, ठीक है, उसका भी बंदोबस्त करवा देती हो। ये बगल वाली सुनहरी कोठी मेरी सहेली इनायत की है, उसे काम वाली बाई की जरूरत है। अगर तुम्हारा काम पसंद आ गया तो वो तुम्हें 3,000 पगार देगी। मैं भी 2,000 पगार देने की कोशिश करूंगी, विश्वास करके। एडवांस दे रही हूँ, लेकिन फर्र मत हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। मिले हुए पैसों से बबीता एक बस्ती की झुग्गी का भाड़ा देकर वहाँ बसेरा बना लेती है। बिटिया, बाहर के ठेले से 10 रुपए की डबल रोटी लिया। एक एक पाई बहुत सोच समझ कर खर्च करना होगा। ठीक है माँ। कनक फटाफट दौड़कर डबल रोटी ले आती है। वो डबल रोटी बबीता कनक को खिला देती है और खुद भरपेट पानी पीकर कहती है, ये भी क्या दोहरी जिंदगी है। ये शहर एक, और जहाँ रईसों के लिए स्वर्णिम शहर, वहीं हम जैसे छोटे तबकों के गरीब लोगों के लिए कोयले की खान है। यहाँ जब तक हाथ पांव चलाओ खाना खाने को मिलेगा, वरना भूख की आग में जूझना पड़ेगा। अगले सवेरे बबीता अपनी बेटी शनाया के घर का काम खत्म करती है, जिसके बाद वो बगल में उसे इनायत के घर आती है। इनायत की बोली में बड़ा रूखापन था। कौन हो? कहाँ से आई हो? मेम साहब, वो शनाया मैडम ने भेजा है। अरे जरा ठहरो, ये क्या मैले कुचैले कपड़े पहने मुंह उठा के चली आई हो? अरे मेरे घर में नौकर बनने के लायक नहीं हो तुम। सबसे पहले तुम्हें हमारे साँचे में ढलना पड़ेगा। इनायत बबीता को सारा काम समझाती है। अरे रे, जरा मेरे जेवरों से दूर रहो। बबीता कामकाज करके वहाँ से अपने घर चली आती है। ऐसे ही एक सप्ताह बीत जाता है। एक रात दोनों माँ बेटी आपस में बातें करती हैं। माँ, बेशक ये शहर बड़ा अमीर है, मगर इन बड़े लोगों के दिल उतने ही छोटे हैं। ये किसी की मदद नहीं करते, तभी तो अक्सर ये अस्पतालों में पैसे झोंकते हैं। हाँ बेटी, ये अमीर लोग किसी भी गरीब के सगे नहीं हैं। ये तब तक ही तुम्हें दमड़ी देंगे जब तक तुम्हारी चमड़ी चलेगी। माँ, सोचो कितना अच्छा होता ना कि सारा शहर सचमुच में सोने का होता, तो किसी को भी किसी की गुलामी ना करनी पड़ती। बेटा, सपने को सोचने का क्या फायदा जो पूरा ना हो सके। अच्छा, रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। सोचते सोचते दोनों माँ बेटी नींद के आगोश के पड़ाव को पार करके सोना शहर की स्वप्न नगरी में प्रवेश करती हैं। ये सच है या फिर हमारी आंखों का भ्रम? ये सारा शहर सोने का कैसे हो सकता है? माँ, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि ये जादुई सोना शहर है। यहाँ के पेड़ पौधों से लेकर सड़कें तक भी सोने से सजी हुई हैं। दोनों माँ बेटी की नजर एकाएक ट्रैफिक पर पड़ती है, जहाँ सैकड़ों सोने की गाड़ी कतार में खड़ी हो जाती हैं। राजू नाम का एक बच्चा भूख से कुम्हलाते हुए एक गाड़ी का दरवाजा पीटता है। अरे मेम साहब दरवाजा खोलो ना, इस भूखे बच्चे को कुछ खाने को दे दो। अंदर बैठी महिला सोने की साड़ी पहने जोर से दरवाजा बाहर की ओर खोलती है कि बेचारा भूखा राजू छटकते हुए दूर जा गिरता है। उसके हाथ पांव में गहरी चोट आ जाती है, जिसके साथ खून का रिसाव शुरू होता है। तुम भूखे भिखमंगे अमीर लोग देखते नहीं कि चले आते हो गरीबी का जाल बिछाने, ताकि हम उसमें फंसकर तुम्हें पैसे दें। न जाने सरकार तुम जैसे भूखे भिखारियों को इस सोना शहर में आने की इजाजत देता ही क्यों है? उस औरत का चेहरा देखकर वो तंग रह जाती है, क्योंकि दरअसल उस रईस औरत का अक्ष बबीता के समान था। अरे ये तो मैं हूँ। रईस होकर मैं इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हूँ? नहीं, ये जरूर मेरी हमशक्ल है। बेचारे बेबस गरीब को खाना देने के बजाय उसका खून बहा दिया इस औरत ने।
अरे इस सोना शहर होने का क्या फायदा। इसके बाद वो अमीर औरत अपने सोने की गाड़ी में सवार होकर सोना शहर की सड़क रौंदते हुए अपने घर आती है। गरीब बबीता और उसकी बेटी का साया भी उसके साथ चलकर आता है। हे माय प्रिंसेस, देखो मम्मा आ गई। तभी सोने की फ्रॉक का पहनावा पहने सामने से दौड़ती हुई कनक आती है। ओ मम्मा आप आ गई। एकाएक घर के भीतर से कांच के टूटने की आवाज आती है। ना जाने इस पर इस काम वाली बाई ने क्या बड़ा नुकसान किया होगा। दोनों अमीर माँ बेटी के साथ गरीब माँ बेटी का अक्ष घर के भीतर चला आता है, जहाँ गरीब काम वाली सीता डरी सहमी खड़ी थी। माफ करना मालकिन, गलती से गिर गया। गलती से गिरा है या जानबूझकर, ये तय करना मेरा काम है। इस गोल्डन पैलेस की मालकिन मैं हूँ। बेशकीमती वास तोड़ दिया। इस महीने पगार में तुझे 1 पैसे तक नहीं मिलेंगे। मालकिन ऐसा गजब ना करना, मेरी पगार से ही मैं मजबूर माँ मेरे बच्चों का पेट पालती हूँ। आपका तो घर सोने से सजा है, एक कांच की कीमत इस कदर मत असूलिए। तू चाहे लाख गिड़गिड़ा या फिर मेरे सामने नाक क्यों न रगड़, पगार तो मैं काट कर रहूंगी। अरे सोने के नशे में इस अमीर औरत की भौएं घमंड से भर गई हैं, जिसका शहर से लेकर घर बार तक सोने से जड़ा हुआ एक कांच की कीमत के लिए बेचारी इस गरीब के हक के पैसे मार रही है। ऐसे सोना शहर से बेहतर तो साधारण शहर का अस्तित्व है। हाँ माँ, इस सोना शहर में सांस लेना भी दूभर हो रहा है। इस स्वर्णिम शहर में अमीरों के नाम पर सनकी लोगों का बसेरा है। ये देखने से बेहतर मेरे साथ आंखें मूंद लो कनक। जिस पल जिन दोनों माँ बेटी सोना शहर से आंखें मूंदती हैं, तो वो खुद को अपने उसी झुग्गी में देखकर दंग होकर एक साथ कहती हैं, शुक्र है वो सोना शहर एक सपना था। माँ, क्या आप भी सपने में सोना शहर गई थी? हाँ बिटिया, सोना शहर के नाम पर वहाँ गरीबों पर सरासर अमीरों का शासन देखा। उससे बेहतर ये जीती जागती दुनिया है। सोना शहर का सपना दोनों गरीब माँ बेटी को बड़ा सबक देती है, जिसके बाद भविष्य में वो दोनों फिर कभी ऐसे सपने नहीं संजोती। अब बबीता अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ सालों बाद बस्ती से एक साधारण घर का सफर तय करके अपनी बेटी के साथ सुकून से रहने लगती है। चुड़ैल का कॉलेज का प्यार। 2 दोस्त हिमेश और सुरेश कॉलेज बंक करके बाइक से सुनसान रास्ते पर आ रहे थे। इतने में एक सफेद साड़ी वाली औरत के शरीर से आर पार कर देते हैं, और जैसे ही मुड़ते हैं तो वो चुड़ैल दोनों की गर्दन पकड़कर कहती है, आज तो तुम दोनों मेरे हाथों मरोगे। कुछ याद आया मुझे देखकर? हिमेश, ये तो चुड़ैल है। छोड़ो छोड़ो हमारा गला। अरे अरे दम घुट रहा है। छोड़ो हमें, हम नहीं जानते तुम कौन हो, हमें जाने दो। अच्छा जी, तुम नहीं जानते? कोई नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। मैं वही हूँ जब तुमने मोहित के साथ मिलकर अपनी ही कॉलेज की लड़की को बेरहमी से मार डाला था। ये बोलकर चुड़ैल दोनों को बेरहमी के साथ तड़पा तड़पा कर मार डालती है, जिसके बाद वो दोनों मर जाते हैं। आखिर ये चुड़ैल कौन थी और क्यों इसने उन 2 लड़कों को मार डाला, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। शाम के समय चुड़ैल अपने पेड़ पर बैठी पैर हिला रही थी। तभी एक लड़का वहां जबरदस्ती एक लड़की का हाथ पकड़कर लाता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। क्या सोचा था तूने? तो मुझे मना करेगी और मैं मान जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। जॉली मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो मेरे साथ। मेरी बात समझो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे जाने दो। 2 टके के रोहन में तुझे ऐसा क्या दिखता है? मुझे देख, मैं कितना स्मार्ट हूँ। घर है, पैसा है, गाड़ी है, फिर भी तू उस पर मरती है। प्यार अमीरी देखकर नहीं होता। प्यार बस प्यार होता है, और वो किसी से भी हो जाता है। ठीक है, तो फिर तेरा खेल खत्म। ये बोलकर जॉली उसे जैसे ही मारता है, तभी चुड़ैल आकर प्रिया को बचा लेती है और जॉली को मारने लगती है। प्रिया हैरान होती है कि उसकी ये मदद कौन कर रहा है, क्योंकि चुड़ैल उसे दिखाई नहीं देती है। और फिर एक आवाज आती है, मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से, अभी और इसी वक्त। अगर उस लड़की को तूने फिर कभी तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कौन है यहाँ? तेरी मौत हूँ मैं। बचना चाहता है तो चला जा यहाँ से। जॉली चुड़ैल को मारने के लिए हवा में हाथ पैर मारता है, लेकिन चुड़ैल को वो कुछ भी नहीं कर पाता। तभी चुड़ैल उसे जमीन पर बहुत पटकती है, जिसके बाद वो दुम दबाकर भाग जाता है। कौन है आप जिसने मेरी मदद की? मेरे सामने आइए।
प्रिया की बात सुनकर वो उसके सामने आ जाती है। मैं हूँ चुड़ैल। आपने चुड़ैल होकर मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर आपने क्यों की? जहाँ तक मैं जानती हूँ भूत चुड़ैल किसी के सगे नहीं होते। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ अच्छी आत्मा भी होती हैं। और वो लड़का तुम्हारे साथ गलत कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आ गई। जाओ, इससे पहले देर हो। तुम अपने प्यार को इजहार कर दो, कहीं देर ना हो जाए। मैं नहीं चाहती जो गलती मैंने की वो तुम भी करो। आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था? हाँ, कुछ 2 महीने पुरानी बात है। मैं रिया हूँ, कॉलेज में बहुत अच्छी थी पढ़ने में, और पहले दिन से मैं कबीर से प्यार करने लगी थी। पहली मुलाकात मेरी उससे जब हुई जब मैं गिर रही थी, और उसने आकर मुझे बचा लिया। थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। इट्स ओके, मैंने देखा तो बचा लिया। बाय द वे, मेरा नाम कबीर है। क्या आप मुझे प्रोफेसर राममिलानी का केबिन बता सकती हो? जी हाँ, आइए, मैं आपको वहां तक छोड़ देती हूँ। और मेरा नाम रिया है। ये बोलकर रिया कबीर को केबिन तक छोड़ देती है। वक्त बीतता है, धीरे धीरे दोनों में बात बढ़ती है। इसी बीच दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, मगर कोई इजहार करता नहीं है। तभी एक दिन रिया कहती है, बस बहुत हो गया, अब मैं कबीर के बिना और नहीं रह सकती। आज मैं उसे सब कुछ बता ही दूंगी। जल्दी से उसके लिए रेडी हो जाती हो। रिया कॉल करके कबीर को कैफे में बुलाती है। वहीं जब न्यू ड्रेस पहनकर रिया निकलती है तो उसके कॉलेज का लड़का मोहित अपने 2 दोस्तों के साथ उसे गाड़ी में पकड़कर एक सुनसान जगह पर ले आता है, जहां वो कहती है, छोड़ो, मुझे छोड़ो। यहाँ मुझे क्यों लेकर आए हो मोहित? मैंने कहा था ना पहले भी, तुम मुझसे दूर रहा करो। कैसे दूर रहूं? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैं तुम्हें चाहता हूँ, और आज तो तुम बहुत ही कमाल की लग रही हो। फिर तुम्हें यहाँ पर लाना तो बनता था। भाई, आज इसे जाने मत देना। हाँ भाई, बहुत अच्छा मौका है। देखो रिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो मेरी गर्लफ्रेंड बनने में क्या हर्ज है? मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। तू बस मेरी है, मेरी, नहीं तो किसी की भी नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा हाथ छोड़ो। मोहित उसकी एक नहीं सुनता और रिया का हाथ पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी रिया गुस्से से एक चांटा मोहित के जड़ती है। इस बात से गुस्सा खाकर मोहित अपने दोस्त हिमेश से चाकू मांगकर रिया को मार डालता है। अरे मोहित भाई, ये तो मर गई, जल्दी चलो वरना पुलिस यहाँ आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, भागो। ये बोलकर वो लफंगे भाग जाते हैं। तभी रिया की लाश के पास कबीर का फोन बजता है। रिया उस फोन को उठाती है। हेलो रिया, तुम कहाँ हो? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। रिया, मैं इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए अभी बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। कबीर, कबीर, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। हेलो हेलो हेलो, अरे आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो। इस तरह रिया कबीर का इजहार तो सुन लेती है, लेकिन वो खुद उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाती, क्योंकि वो फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अगले दिन कबीर को रिया के मरने की खबर मिलती है और वो उस कॉलेज से हमेशा के लिए चला जाता है। उस दिन के बाद वो मुझे कभी नहीं मिला। अभी तक मैं उसे ढूंढ रही हूँ। आप मुझे बताइए, मुझे कोई फोटो दिखा दीजिए ताकि मैं आपके प्यार को ढूंढ सकूं। ये रही फोटो। अरे, 2 दिन पहले मैंने इन्हें कहीं देखा था, बैग लेकर कहीं जा रहे थे। प्लीज मुझे जल्दी से इनके पास लेकर चलो ना। ये बोलकर दोनों कबीर को ढूंढने लगते हैं। 3 दिन तक ढूंढने के बाद प्रिया को कबीर मिल जाता है और वो उससे कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आपका नाम कबीर है? हाँ, मेरा नाम कबीर है, पर आपको कैसे पता? ये सुनकर प्रिया उस चुड़ैल के बारे में सब बता देती है। तभी कबीर हैरानी से कहता है, क्या इतना सब हो गया और मुझे पता ही नहीं चला? क्या मेरी रिया इसी जगह है? क्या वो मुझे सुन सकती है? ये रही वो। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और कबीर उसे गले लगा लेता है। रिया, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। तुम्हारे अलावा मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। मैं भी कबीर, प्यार करती बताने में तुम्हारे पास आ रही थी, क्योंकि उस मोहित और उसके दोस्त ने मुझे मार डाला। तब से मेरी आत्मा भटकती है। अभी मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, वरना मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ रिया। मैं भी कभी, लेकिन उससे पहले मुझे अपने गुनाहगारों को सजा देनी होगी।
वो मोहित अब भी जिंदा है, उसी के बाद मैं तुमसे शादी करूंगी। ठीक है रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, जो तुमने मुझे मेरी रिया से मिला दिया। कबीर प्रिया को शुक्रिया कह रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ रिया चुड़ैल को उसका कातिल मोहित दिखाई दे जाता है। मोहित को देखते ही रिया गुस्से से बौखला जाती है, जिसके बाद वो वहां से भागते हुए जाती है और मोहित का गला पकड़कर दबा देती है, जिससे मोहित की जान चली जाती है। मोहित को मारने के बाद रिया कबीर से कहती है, कबीर तुम मेरे कॉलेज का प्यार हो, जिसे मैं कभी नहीं भुला सकती। आज मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अब मैं तुमसे विदा लेती हूँ, अपना ख्याल रखना। नहीं रिया, मुझे यूं छोड़कर मत जाओ रिया। कबीर उसे रोकता है, लेकिन ठीक 12 बजे चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए चली जाती है। आधी रात का समय था, चारों तरफ घना अंधेरा था, जोर जोर की हवाएं चल रही थी। उस अंधेरे के साथ साथ भेड़िए के चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे कि तभी वहां एक चुड़ैल आती है और हंसते हुए बोलती है, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको खा जाऊंगी। तभी इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और सोनपुर के सुनसान सड़क से सागर नाम का एक लड़का गाना गाते हुए जा रहा था। एक बार आ जा 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 जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा 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 जा। सागर गाना गा ही रहा होता है कि तभी वहां पर कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। इसके बाद अचानक से एक बहुत ही भयंकर चुड़ैल आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, तूने मुझे बुलाया और देख, तुझे दीदार करवाने के लिए मैं यहाँ पर आ गई। ले कर ले मेरे दीदार। चुड़ैल, तुझे मैं थोड़े ना बुला रहा था, मैं तो एक गाना गा रहा था, और अगर मेरे सामने कोई सुंदरी आती तो शायद मैं उसके दीदार भी करता, लेकिन तू तो एक चुड़ैल है। चुड़ैल के दीदार करने से तो अच्छा है मैं किसी के भी दीदार ना करूं। इतना कहकर सागर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है कि तभी वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। और जब सागर पीछे की तरफ पलटकर देखता है तो उसके आसपास कोई भी चुड़ैल नहीं होती और वो एक बार सुकून भरी सांस लेकर आगे की तरफ चलने लगता है। आगे चलते चलते उसको एक जलेबी वाले का ठेला दिखाई देता है। उस ठेले पर एक लड़की जलेबी बेच रही थी। जलेबी ले लो, जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी, एक बार खाओगी तो बार बार आओगी। जलेबी वाले को देख सागर बोलता है, अरे वाह, जलेबी गर्मा गर्म है और इस जलेबी को बेचने वाली और भी ज्यादा सुंदर है। क्यों ना इस जलेबी वाली से इसकी गर्मा गर्म जलेबियां ले ली जाएं। इतना सोचकर सागर जलेबी वाली के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे ओ हुस्न की मल्लिका, गर्मा गर्म जलेबी कितने की हैं? ये जलेबी तो तुम्हारी तरह सुंदर दिख रही है, खाने में तो और भी ज्यादा टेस्टी होगी। हाँ हाँ मेरे राजा बाबू, तुमने मेरे हाथों की जलेबी पूछी है, तुम्हें जलेबी के साथ साथ एक ऑफर और मिलेगा, क्योंकि तुम मेरे पहले कस्टमर हो। अच्छा जी, ऐसा क्या ऑफर है जो तुम मुझे दे रही हो? लड़की हंसने लगती है और हंसते हुए एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है, जिसे देखकर सागर बहुत ही डर जाता है और एक बार फिर तेजी से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सागर इस बार भागने में कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि चुड़ैल इस बार उसको अपने लंबे हाथों से पकड़ लेती है, जिसके बाद उसको जिंदा ही निगल जाती है और अपने मुंह से सागर की हड्डियों को थूक देती है और हंसते हुए खुद से बोलती है, मैं जलेबी वाली हूँ, सब पर भारी। अगर कोई यहाँ से आएगा या जाएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह जब गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकलकर उस रोड की तरफ जाते हैं, तब उन्हें वहां पर हड्डियां दिखाई देती हैं। ये सब देखकर एक गांव वाला बोलता है, अरे भैया, देखा तो इस आदमी को पता नहीं किसने इतनी भयानक मौत दी है। अरे भैया, तुम ऐसे कैसे बता सकते हो कि ये रात को ही मरा है? ये भी तो हो सकता है कि इसकी बहुत समय पहले मौत हो गई हो। अरे भैया, अगर बहुत पहले मौत हुई होती तो इसकी हड्डियां अपने आप बाहर कैसे निकलती? तुम भी ना थोड़ा सा दिमाग यूज किया करो।
सभी लोग आपस में बात करने के बाद वहां से चले जाते हैं। तभी एक बार फिर रात हो जाती है, लेकिन आज उस रोड पर कोई भी नहीं आया था। ये देख चुड़ैल खुद से बोलती है, अच्छा, तो इन गांव वालों ने प्लान बना लिया है। ठीक है, ये गांव वाले शेर हैं, तो मैं भी सवा शेर हूँ। मैं अब इनके ही गांव में जाकर इन्हें मार दूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल गांव में अपनी जलेबी का ठेला लेकर घूमने लगती है और जलेबियां बेचने लगती है। जलेबियां ले लो, गरम गरम जलेबी। मेरी जलेबी जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। चुड़ैल की आवाज सुनकर और उसकी जलेबियों की खुशबू सूंघकर गांव के कुछ लोग मोहित होकर बाहर आ जाते हैं। जलेबियां खरीदने की मांग करते हैं। जैसे ही चुड़ैल उनको जलेबियां देती है कि तभी वो भयानक चुड़ैल उन सभी को मार देती है और अपनी जलेबी चलाने वाली कढ़ाई में उनका खून डालकर हंसते हुए बोलती है, और ताकतवर बन जाऊंगी। चुड़ैल की ये हरकत खिड़की से एक पंडिताइन देख रही थी। ये सब देख उस पंडिताइन को गुस्सा आ जाता है और वो माता रानी का त्रिशूल और गंगा जल लेकर बाहर की तरफ जाती हैं और उस चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़ककर बोलती हैं, बता, तू यहाँ पर किस लिए आई है? तू कौन है और तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा जो तू यहाँ पर आकर इतने चौड़े में मुझसे मेरा राज पूछ रही है? मैं एक तांत्रिक की पत्नी हूँ। अगर तुमने मुझे अपना सच नहीं बताया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, समझी तुम? नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। तुझे जो करना है वो कर ले। चुड़ैल की ये बात सुनकर उस पंडिताइन को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो पंडिताइन चुड़ैल के ऊपर एक बार फिर गंगा जल छिड़क देती है। गंगा जल चुड़ैल के ऊपर जाते ही चुड़ैल गुस्से में तिलमिला जाती है और उससे बोलती है, बताती हूँ, मैं इसी गाँव में रहती थी। मैं मेरे माँ बाबा के साथ गरीब परिवार से थी। मेरी माँ बाबा बीमार होने की वजह से इस दुनिया से चले गए। मैं एक अकेली लड़की जलेबियाँ बेचकर अपना गुजारा किया करती थी और एक रात जलेबी बेचकर मैं अपने घर जा रही थी। तभी इसी गांव के कुछ गुंडों ने मेरा ठेला पलट दिया और मुझे लूटकर जान से मार दिया। मैं मर तो गई, लेकिन मेरी आत्मा यहीं इसी जगह भटकती रह गई। इस तरह मैं एक भयानक प्रेत आत्मा बन गई। मैं यहाँ पर किसी भी इंसान को नहीं छोड़ूंगी। सुन लिया तूने? जान लिया ना मेरा राज? अब मुझे मेरा काम करने दे तू। मेरे रास्ते में मत आ तू, वरना तू भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। जिसने तुझे मारा था तूने उन सबको जान से मार दिया है, और अब इन गांव वालों को क्यों मार रही है? मैं सबको जान से मार दूंगी। चुड़ैल का ऐसा बर्ताव देखकर पंडिताइन को गुस्सा आता है और वो माता रानी का त्रिशूल निकालकर उस चुड़ैल की नाभि में घोंप देती है, जिस वजह से चुड़ैल जलते हुए मर जाती है। इस तरह उन सभी गांव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है और गांव में कभी किसी की भी भयानक मौत नहीं हुई। अब गांव वाले चुड़ैल के चंगुल से मुक्त हो चुके थे और इस तरह गांव के सभी लोग एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगे। चुड़ैल की मैंगो मशीन। सीमापुर गांव में एक सुमन नाम की बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पास अक्सर छोटे बच्चे और बड़े लोग आम लेने आया करते थे। न जाने उसके आम में ऐसा क्या था कि शाम को उस बुढ़िया के पास दादी दादी करते हुए बच्चे आम खाने आया करते थे। ऐसे ही एक दिन रिंकू और पिंकू सुमन के पास आते हैं और कहते हैं, दादी दादी, आज भी हमें आम खाने का बहुत मन कर रहा है, एक एक आम दो ना। हाँ हाँ दादी, आज भी एक आम दो ना, जो बड़ा सा हो और बहुत रसीला हो। आपके पास आकर आम खाना में बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, रुको रुको, मैं अभी आम लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो बुढ़िया अंदर से 2 आम निकाल कर लाती है और बच्चों को दे देती है, जिसके बाद बच्चे बड़े चाव से उस आम को खाते हैं। कैसा लगा बच्चों तुम्हें ये? और खाओगे आम? हाँ दादी, एक आम और दे दो। अरे सुमन आंटी, मुझे भी आम चाहिए। आपके आम में पता नहीं क्या जादू है, जिसे खाकर हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगता है। बाहर मार्केट में तो बहुत महंगे, लेकिन उसमें वो बात ही नहीं जो आपके आम में है। आप मुझे 1 किलो आम दे दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, 1 किलो क्या 2 किलो आम ले जाओ। आम देने से मैं कोई मना थोड़ी करूंगी। जी आंटी।
ये सुनकर वो बुढ़िया गीता को 1 किलो आम दे देती है, जिसके बाद वो आम लेकर चली जाती है। ऐसे ही कई लोग उस बुढ़िया पर बार बार आम खरीदने आते हैं। अगले दिन जमुना रोते हुए कहती है, अरे कोई तो मेरे पति को ढूंढ कर ला दो, पता नहीं वो कहाँ चले गए। जब से कल वो आम लेने गए हैं मिल ही नहीं रहे। तुम परेशान मत हो, यहीं कहीं होगा तुम्हारा पति, आ जाएगा। क्या पता उससे कुछ काम पड़ गया हो। नहीं नहीं, वो मुझे बिना बताए कहीं भी नहीं जाते। उसी शाम जमुना को उसका पति रास्ते में मरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर उसकी सारी हिम्मत टूट जाती है। वहीं जो भी आम खा रहा था वो एक एक करके गायब हो रहा था। आखिर गांव के लोग आम खाकर क्यों गायब हो रहे थे? क्या उसके पीछे वो आम वाली बुढ़िया है? अगर हाँ तो पूरा सच जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक शाम रमेश उसे आम लेकर खा लेता है। आधी रात में वो उस आम से सम्मोहित होकर उसी बुढ़िया के पास चला जाता है और वो बुढ़िया उसे देखकर कहती है, अरे बेटा, तुम फिर से आम खाने आए हो क्या? ओहो, लगता है अरे ये तो मेरे सम्मोहन में है। तो चलो आओ, आज मैं तुम्हारा टिकट ही काट दूं। बहुत फ्री के आम खा लिया तुमने। ये बोलकर सुमन एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और रमेश को जान से मार डालती है। बता, और खाएगा मेरे आम? तुमने धोखे से मुझे अपने आम खिलाकर सम्मोहन किया और मार डाला। क्यों? क्योंकि मुझे मारने में बहुत मजा आता है। रमेश इतना कहते ही दम तोड़ देता है। इस तरह चुड़ैल फिर से इंसानी रूप लेकर लोगों को अपने नशीले सम्मोहन आम देती है, जिसे खाकर लोगों को उस आम की लत हो चुकी थी। वो बार बार आम को खाने आते हैं। फिर एक दिन उन्हें वो मार देती है। गांव के लोगों को कानों कान पता नहीं चलता कि आखिर गांव के इतने लोग कहाँ गायब हो रहे हैं और कैसे मर रहे हैं। रात के समय जमुना उसके पास आती है और उससे कहती है, मुझे और आम खाने हैं, मुझे आम चाहिए। क्या बोली तू? तुझे आम चाहिए? वो आम तो मैं तुझे दे ही चुकी हूँ। अब तो तेरे मरने की बारी है। आखिर मेरा शिकार मेरे पास फिर से आ ही गया। ये बोलकर चुड़ैल जैसे ही जमुना को मारती है, तभी उसका बेटा पार्थ, जो कि भूत था, ये सब करता हुआ उसे देख लेता है और कहता है, माँ, ये सब क्या है? आपके पास शिकार कैसे आ गए? मुझे तो इस इलाके में शिकार बिल्कुल भी नहीं मिलते शिकार करने के लिए। मुझे शहर जाना पड़ा। ये तो तेरी माँ का कमाल है, जो शिकार मेरी तरफ खींचे चले आते हैं। हाँ माँ, पर आप ऐसा क्या करती हो जिसकी वजह से शिकार आपके पास खुद आ रहे हैं? बेटा, तुझे तो पता ही है, आम के सीजन में लोग बिना हवा के रह सकते हैं, लेकिन बिना आम खाए नहीं रह सकते। तो बस इन्हें रसीले आमों से मैं इन्हें सम्मोहित कर लेती हूँ और ये मेरे पास खींचे चले आते हैं और फिर मैं इन्हें मार देती हूँ। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है, पर इतने सारे रसीले आम कहाँ से लाती हो? उसके लिए तो मुझे बुढ़िया के गेटअप में बहुत सारे कच्चे आम लाने पड़ते हैं। फिर मेरे जादू से अगले ही दिन वो आम पक जाते हैं, जिन्हें खाकर लोग मदहोश हो जाते हैं। अरे वाह माँ, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है, पर आप आम पर इतनी मेहनत क्यों करती हो? मैं जादू से आम मशीन ले आता हूँ, उससे आप जितने चाहे उतने आम लोगों को खिलाकर उनका शिकार कर सकती हो। पता नहीं पहले मुझे ये ध्यान क्यों नहीं आया। सच बेटा? हाँ माँ, देखना अब हमारे आम की मशीन से हमारे शिकार करने का कितना बिजनेस चलेगा। इतना तो किसी और चुड़ैल और भूत ने नहीं किया होगा। वाह बेटा, आज मुझे अपने भूतिया बेटे पर बहुत गर्व हो रहा है। ये बोलकर वो भूत अपनी जादू से आम की मशीन ला देता है, जिसके बाद वो आम की मशीन चलाकर दिखाता है। अरे बेटा, पर इसमें से इतने सारे आम कैसे निकलेंगे? बस आप अपना एक रसीला आम इन मशीनों में डाल दो, फिर देखना। बेटे की बात सुनकर चुड़ैल उस मशीन में एक आम डाल देती है। फिर वो भूत मशीन का बटन ऑन कर देता है, जिसके बाद एक के बाद एक रसीले आम निकलते हैं। ये देखकर चुड़ैल बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, अरे वाह मेरे भूतिए बच्चे, तूने तो सच में कमाल कर दिया। अब तो हमारे पास इतने शिकार होंगे कि पूछो ही मत। हाँ माँ। अरे सुमन जी, और आम होंगे क्या? मेरी पड़ोसन और बीवी दोनों ही आपके आम की मांग कर रहे हैं। माँ, कोई दरवाजे पर आया है, जाइए और उसे फ्री में आम दे दीजिए। हाँ हाँ, जाती हूँ। ये बोलकर चुड़ैल कमलेश को फ्री में आम दे देती है। तभी वो कहता है, अरे सुमन जी, आप पैसे क्यों नहीं ले रही? बस ऐसे ही, आज फ्री में ले जाओ, बल्कि अब से हर रोज फ्री में ले जाओ, जितना मन करे उतना ले जाओ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
ये बोलकर वो बहुत सारे आम ले जाता है, जिसके बाद वो आम 2-3 लोगों को बांट देता है। वो लोग आम खाकर सम्मोहित हो जाते हैं और रात को चुड़ैल और उसके बेटे के पास पहुंच जाते हैं। उनके बाद वो दोनों उसे मार देते हैं। इसी तरह दोनों मैंगो मशीन से रोज आम निकाल कर लोगों को जी भरकर आम देते हैं। तभी एक दिन लोगों को मारते हुए गांव का मुखिया देख लेता है। अरे बाप रे, इसका मतलब माँ बेटे के रूप में हमारे गांव में अब तक चुड़ैल और भूत रह रहे थे। इसका मतलब यही अभी तक लोगों को गायब करके मार रहे थे। ये बोलकर मुखिया अपने गांव के लोगों को उन दोनों के बारे में बता देता है और सभी लोग उसके घर के पास मशाल लेकर पहुंच जाते हैं। साथ ही तांत्रिक अपनी मंत्र से उसको बंदी बना देता है। अब तुम्हारा शिकार करके लोगों को मारने का खेल खत्म। एह तांत्रिक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बंदी बनाने की? छोड़ मुझे और छोड़ मेरे बेटे को। ए बुड्ढे, मरना चाहता है क्या? मरेगा तो तू। अब खड़े क्या हो? तुम सब मशाल लेकर जाओ, इसकी आम मशीन में आग लगा दो। मुखिया की बात सुनकर गांव के लोग उसकी आम मशीन और झोपड़ी में आग लगा देते हैं, जिसके बाद दोनों जलकर भस्म हो जाते हैं। फिर तांत्रिक भी उनकी आत्मा को कैद करके हमेशा के लिए चला